हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टर्म 2 के एग्जाम के लिए, जो कि कल है। ओके, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना, वो करके जाओ बिना टेंशन के। ठीक है, बस हाँ, हर एक क्वेश्चन आपका वीडियो में देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एक क्वेश्चन अगर किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है ना, या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो बच्चे डर जाते हैं कि ये तो हमको आता ही नहीं। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अर्थशास्त्र नहीं, इतिहास के, भूगोल के, हमारे समाज विज्ञान के सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुका हूँ। उन बच्चों के लिए भी जिनकी एसएसटी हिंदी में है, और उन बच्चों के लिए भी जिनकी एसएसटी इंग्लिश में है। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं, मेरा एक, वैसे तो बहुत सारे चैनल है, बट एक चैनल है जिसका नाम है भरत कुमार खोरवाल ब्लॉगिंग चैनल है वो मेरा। और आज रात को मैं वहां पर लाइव आऊंगा। आपके डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट मैं वहां पर 12 बजे लाइव आता हूँ। मैं आपको बता दूं, डेली लाइव आता हूँ मैं वहां पर। बट बेसिकली आप ही के लिए मैं 12 बजे लाइव आऊंगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो जी, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जी, निर्धनता क्या है, निर्धनता का मतलब क्या है। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, आश्रय और वस्त्र का अभाव, जब किसी पर्सन को रोटी, कपड़ा और मकान ना मिले, तो हम उसको निर्धन कह सकते हैं, निर्धनता कह सकते हैं। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान होती है। अगर उसका अभाव होता है तो निर्धनता कहलाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्धनता रेखा क्या है। समय समय पर गरीबी रेखा का अनुमान कैसे लगाया जाता है, कि कैसे जो है वो हमारी जो निर्धनता रेखा है, जिसको हम गरीबी रेखा भी बोलते हैं, वो कैसे निर्धारित की जाती है। और एक संगठन का नाम बताइए जो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, यानी जो निर्धनता रेखा है उसका आकलन कौन करता है। तो पहले तो निर्धनता रेखा समझ लो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ना, निर्धनता रेखा एक लाइन है, एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है। तो अगर, जैसे कि मैं बताता हूँ, शहरों में अगर कोई पर्सन 47 रुपीज से ज्यादा कमाता है तो निर्धनता रेखा के ऊपर आता है। अगर 47 रुपए से कम कमाता है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आता है। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको। यही होती है बेसिकली निर्धनता रेखा। देखो, निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है। निर्धनता रेखा यह बताने के लिए सहायक है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं। जो व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे आता है वह निर्धन कहलाता है, सिंपल सीधी बात है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो निर्धनता है वो दो तरीके से आकी जाती है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इनकम के बेस पे, जैसे मैंने बताया 47 होता है। और एक दूसरा होता है जिसका होता है कि उपभोग के बेस पे। उपभोग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, कि खाने के बेस पे हम कितना खाते हैं, उसके बेसिस पे भी होता है। समझ नहीं आएगा ये वाली लाइन आपको, बट अभी पता चल जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम पहले तो ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा कौन सा संगठन है जो ये निर्धनता रेखा सुनिश्चित करता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में एक संगठन है जिसका नाम है एनएसएसओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श प्रतिदर्श है ये, वैसे तो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यही गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा का अनुमान वगैरह लगाता है। ठीक है, और ये जब अनुमान लगाता है, निर्धनता रेखा निकालता है, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखता है, जैसे खाने पीने के प्राइस हो गए, है ना, जूते के प्राइस हो गए, कपड़ों के प्राइस हो गए, है ना, रहने के प्राइस हो गए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो एनएसएसओ है वो निर्धनता रेखा जो है उसका अनुमान लगाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, निर्धनता रेखा जो होती है वो दो बेसिस पे उसका आकलन किया जाता है। एक तो आय के बेसिस पे और एक उपभोग के बेसिस पे। आय के बेसिस पे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आय के बेसिस पे आ जाते हैं। अगर कोई पर्सन शहर में 47 रुपए कमा रहा है, उससे ज्यादा कमा रहा है, तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर है। और 47 रुपए से कम कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के कम नीचे है। तो ये शहरों शहरों में है, यानी 47 जो है प्रतिदिन के हिसाब से वो हमारी निर्धनता रेखा है शहरों के अंदर। ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए, अगर कोई गांव के इलाकों में 32 रुपए से ज्यादा कमा रहा है एक दिन के अंदर, तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर आएगा। और एक दिन में 32 रुपए से कम कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा। ठीक है, चलो जी, ये बात हमको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया इनकम के बेसिस पे। अब आ जाते हैं हम जी कैलोरी के बेसिस पे, उपभोग के बेसिस पे, खाने के बेसिस पे। देखो, जो भी चीज हम खाते हैं ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसको कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है, तो शहरों के अंदर कोई भी पर्सन अगर 2100 कैलोरी से ज्यादा खा रहा है, ठीक है, तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर आएगा। 2100 कैलोरी से कम खा रहा है तो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा शहरों के अंदर। और गांव के अंदर 2400 कैलोरी है। आप बोलोगे सर, शहरों के अंदर जो है गांव के अंदर ज्यादा क्यों है? तो गांव के अंदर ज्यादा इसलिए क्योंकि गांव के लोगों को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकल काम ज्यादा करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि गांव के अंदर जो उपभोग के बेसिस पे जो निर्धनता रेखा डिसाइड करी जाती है, उसमें जो कैलोरी होती है वो ज्यादा क्यों होती है? सिंपल रीजन है, क्योंकि वहां के लोगों को जो शारीरिक श्रम होता है वो ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है,
चलो जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और बता दूं, ये तो इंडिया के बेस पे मैंने आपको बता दिया, 32 रुपए है ना, 47 रुपए, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी। पूरे वर्ल्ड में निर्धनता रेखा का क्या क्राइटेरिया है, तो वो है जी वर्ल्ड बैंक के अनुसार, मैं आपको बता दूं विश्व बैंक के अनुसार $1.9। कोई भी पर्सन एक दिन में $1.9 से ज्यादा कमा रहा है तो निर्धनता रेखा के ऊपर है, $1.9 से कम कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में गरीबी के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। यहाँ से आएगा कि भारत में गरीबी के कारण बताएं, निर्धनता के कारण बताएं। गरीबी निर्धनता एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो इसके क्या रीजन है। पहली बात तो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास में निम्न स्तर। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश के टाइम में क्या था कि हमारा जो आर्थिक स्तर था वो बहुत ही कम था, आपको पता है ना, हमारा ज्यादा विकास नहीं हो पाया, ज्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। हमारी हस्तशिल्प जो है, यानी जो ट्रेडिशनल हाथ से बनाने वाली चीजें हैं उस वो बर्बाद हो गया था। हमारा वस्त्र उद्योग खराब हो गया था। इसी की वजह से क्या हुआ था, कहीं ना कहीं लोग जो थे, जो पहले हस्तशिल्प करके या वस्त्र वगैरह बनाकर अपना काम चलवा लेते थे, अब उनको काम नहीं मिला और वो गरीब हो गए। तो एक पहला रीजन है गरीबी का। दूसरा है कि हरित क्रांति। अब आप बोलोगे सर हरित क्रांति तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हुआ था। बिल्कुल फायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से, बट ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ कुछ ही एरिया को मिल पाया, जैसे कि पंजाब और हरियाणा को, और बहुत सारे ऐसे एरिया है जैसे कि हमारा बिहार हो गया, झारखंड, जहां पर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का असर देखने के लिए नहीं मिला, हरित क्रांति का असर देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए वहां के लोग अभी भी निर्धन है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में गरीबी के लिए भूमि और संसाधन के असमान वितरण एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। हमारे भारत में क्या है, कुछ लोगों के पास जमीन है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ लोगों के पास कम जमीन है, और कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं है। तो बेसिकली संसाधनों का असमान वितरण है, जिसके कारण कहीं ना कहीं गरीबी को ये बढ़ावा देता है ना। गरीबी इसी की वजह से कि जिनके पास जमीन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है वो गरीब रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक दायित्व और धार्मिक जो समारोह होते हैं ना, वो पूरा करने के लिए गरीब बहुत अधिक खर्च करते हैं। अब देखो, आपको पता होगा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब शादियां वगैरह होती है तो बड़ी से बड़ी शादियां करवाते हैं लोग। अगर वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो लोन लेकर करवाते हैं शादियां। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गरीबी की तरफ उनको ले जाता है। बेटी तो चली जाती है बट वो गरीबी में अटक जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लोन लेकर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटा अपना करो, खुशी से करो। ठीक है, कहीं बाद में बर्डन ना बन जाए, आपको ये ना लगे यार ज्यादा खर्चा कर दिया है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए बिना लोन लिए, और ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो, आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी किसी टाइम बड़े हो गए, आप भी ऐसे डिसीजन लोगे, तो इसलिए। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं कि लोगों की आय का असमानता भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। इसका मतलब है कि लोगों की आय, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है। ठीक है, और ये जो असमानता है वो बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, और इसलिए हमें गरीबी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और लास्ट है गरीबों की तेजी ओके, पॉपुलेशन आएगा, ये जनसंख्या, यहाँ पर हम जनसंख्या लिख देते हैं, हाँ जनसंख्या पे जनसंख्या। ठीक है, तो बात क्या है कि अ, गरीबों की ओके, गरीबों में जनसंख्या तेजी से विकास, गरीबों मतलब बेसिकली गरीबों की जनसंख्या ना धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं निर्धन हो रहे हैं। कैसे, अगर एक ही बच्चा आपका और आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप उस पर अच्छे से खर्च कर पाओगे, उसे पढ़ा पाओगे, सारी की सारी चीजें कर पाओगे एक दिन के अंदर। बट अगर आपके 10 बच्चे हैं तो आप कैसे अफोर्ड कर पाओगे, है ना, क्या पढ़ाओगे, क्या खिलाओगे, है ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है। चलो जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद होना ही होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गरीबी विरोधी उपाय। इसका मतलब है, आपको पता है क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, कि गरीबी गरीबी हटाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा निर्धनता अवमूलन, जो आपके कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम है, नीचे की तरफ दे रखे हैं, बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये बेसिकली सितंबर 2005 में लागू हुआ था। ये पहले 200 जिलों में लागू हुआ था, और इसमें पता है क्या बात बोली गई थी, और फिर उसके बाद 600 जिलों में फैल गया था। इसमें ये बात बोली गई थी कि जो भी लोग है ना, जो भी इस मनरेगा में अप्लाई करेंगे, उसको 100 दिन तक तो सुनिश्चित रोजगार दिया ही जाएगा साल के अंदर। अगर 100 दिन तक
रोजगार नहीं दे पाती सरकार उसको 1 साल के अंदर, तो जो भी बचे हुए दिन है, जैसे मान लो 95 डेज के लिए दे पाई उनको जॉब, 5 दिन के लिए नहीं दे पाई, तो 5 दिन का बेरोजगारी भत्ता देगी उसको सरकार, यानी बिना काम के पैसे देगी उसको सरकार। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा मनरेगा है उसमें 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और भी बहुत सारी, और मैं आपको बता दूं कि मनरेगा को चलाने के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है उसने भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाया है, फंड बनाया है, जहां पर केंद्र सरकार पैसे जमा कराती है मनरेगा को चलाने के लिए, और राज्य ने राज्य रोजगार गारंटी सॉरी गारंटी, हाँ जी, गारंटी कोष, यानी स्टेट ने भी बनाया, सेंटर ने भी बनाया। तो स्टेट की, सेंटर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और राज्य की भी बनती है। जैसे मान लो हरियाणा में कोई गरीब लोग हैं, तो उसको उसको मनरेगा में जॉब देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो अगर बेरोजगारी भत्ता देना होगा तो राज्य सरकार भी उसमें से कुछ पैसे देगी। ठीक है। और भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं सरकार द्वारा, जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय स्वराज योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। इसमें क्या होता था कि कम दामों पर खाना दिया जाता था लोगों को। तो ये सारे के सारे है, इसमें बस ये याद रखना है कि कौन कौन से सालों में आया था, बाकी नाम भी याद रख लोगे तो बहुत है, एग्जाम में 5 नंबर प्यार से मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गरीबी की चपेट या निर्धनता की चपेट में आने वाले विभिन्न समूह की पहचान करें, जिनको जो ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो गरीबी से ज्यादा असुरक्षित है, यानी ज्यादातर किन लोगों को हम गरीब पाते हैं। ठीक है। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम सामाजिक समूह के आधार पे बात करें, सोशल ग्रुप के हिसाब से बात करें, तो एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार ज्यादा हमें गरीब देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो जो है वो उनकी लाइफ को थोड़ा सा अफेक्ट कर गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा गरीब रह गए, है ना, क्योंकि काम नहीं मिलता था, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील आर्थिक समूह है, यानी मैं आपको बता दूं, और अगर हम नॉर्मली उस पे बात करें तो ये तो सामाजिक समूह के आधार पे, आर्थिक समूह के हिसाब से देखें तो वो है जी, गांव के अंदर देखें तो हमारे जो कृषि श्रमिक परिवार हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर भी आप कह सकते हो, और शहरों के अंदर जो हमारे आकस्मिक श्रमिक परिवार, यानी जो हमारे लेबर होते हैं, है ना, जो कैजुअल लेबर होते हैं, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में उनको बहुत सिचुएशन आई थी, यहाँ से यहाँ जाना पड़ गया उनको, है ना। तो ये जो है शहरों के अंदर जो कैजुअल लेबर होते हैं और गांव के अंदर जो हमारे ग्रामीण किसान होते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, बैंक के संदर्भ में, विश्व बैंक के संदर्भ में बताइए गरीबी की क्या परिभाषा है, निर्धनता की क्या परिभाषा है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, $1.9 से अगर आप ज्यादा कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, 1.9 से कम कमाते हो तो गरीब हो आप। तो ये कहा है विश्व बैंक ने। और 4 ऐसे देश जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या जो है वो गरीब है, नाइजीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, लैटिन आपका अमेरिका हो गया, ठीक है, और कौन सा देश हो गया, और आप श्रीलंका वगैरह भी कह सकते हो इस टाइम तो। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा क्या है। देखो ध्यान से सुनना, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्तियों को या समूह को सुविधा का फायदा नहीं लेने दिया जाता और बाकी को लेने दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, जातिवाद से रिलेटेड, किसी जाति के साथ थोड़ा सा भेदभाव वगैरह किया जाता था। इसकी वजह से क्या हो गया, उनको जॉब वगैरह नहीं मिल पाती थी, या पानी भी नहीं लेने दिया जाता था, है ना, कुएं वगैरह से ये सारी की सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम सामाजिक अपवर्जन। ओके। और ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनकी निर्धनता का कारण बना, उनको काम नहीं करने दिया जाता था, कोई अच्छा काम नहीं करने दिया जाता, तो इन सारी की सारी चीजों की वजह से वो निर्धन रह गए। दूसरा होता है असुरक्षा। असुरक्षा का मतलब क्या होता है, जब सभी लोग के लिए जब जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, ठीक है, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, बट कुछ लोग जो होते हैं उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी एरिया में बाढ़ आ जाए तो सबसे ज्यादा लोग प्रभावित कौन होंगे, बूढ़े लोग, वुमेन, चिल्ड्रन, ये लोग जो है वो ज्यादा प्रभावित होंगे, तो वो हम कह सकते हैं कि असुरक्षित लोग हैं। बट उसके मुकाबले आप देखो कि अगर किसी एरिया के अंदर जहां पर बाढ़ आई है वहां पर सिर्फ मेल ही मेल रहते हैं, तो वो तो अपना घर दोबारा बना लेंगे, है ना। बट कहीं ना कहीं जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं, हमारी फीमेल्स हैं, या जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आएगी घर दोबारा बनाने में। तो यही होता है असुरक्षा का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैश्विक निर्धनता प्रवृत्ति का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप मैंने जितनी बार भी देखे है ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है,
तो उसमें मेरे को ये क्वेश्चन जरूर मिला है। आपको ग्लोबल ट्रेंड बताना है पॉवर्टी का, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि वैश्विक गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, यानी ज्यादातर देश में अब गरीबी घटी है। जैसे कि क्यों घटी है, पहले तो मानव विकास के कारण, मानव संसाधन विकास के कारण और आर्थिक विकास में तेजी के कारण, ठीक है। और भारी विदेशी निवेश के कारण चीन के अंदर दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों में भारी गिरावट आई है गरीबी में। परंतु जो लैटिन अमेरिका के देश है, आज भी वहां पर जो गरीबी है वो लगातार वैसी की वैसी है, निर्धन लोग वैसी की वैसी हैं। और कुछ ऐसे देश है हमारे उप सहारा अफ्रीका के देश, जहां पर गरीबी कम होने की जगह बढ़ी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1981 में, तो 41% लोग जो थे गरीब थे, बट आज 2001 में 46% लोग जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। तो देखो गरीबी वहां पर बढ़ी। चाइना की बात करें और हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो वहां पर गरीबी घटी है। लैटिन अमेरिका में गरीबी उतनी की उतनी है। उप सहारा अफ्रीका के देशों में तो गरीबी बढ़ी है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में अंतरराज्य असमानता गरीबी बताइए, यानी स्टेट का स्टेट से कंपैरिजन करके बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है कुछ जो राज्य हैं वहां पर हमें ज्यादा गरीबी देखने के लिए मिलती है, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया अपना, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हमें, छत्तीसगढ़ वगैरह, जहां पर हमें थोड़ी ज्यादा गरीबी देखने के लिए मिलती है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें गरीबी देखने के लिए नहीं मिलती, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इसका भी एक रीजन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंजाब हरियाणा के में गरीबी क्यों नहीं है। तो ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको कि पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम और इतनी ज्यादा गरीबी निर्धनता में देखने के लिए नहीं मिलती। केरल में मानव विकास संसाधन, तो जो केरल की सरकार है वो बहुत ज्यादा पैसे लगाती है अपने लोगों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनकी हेल्थ पे, तो इसलिए वो पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जॉब पाते हैं। तो इसलिए वहां पर मानव संसाधन विकास में ज्यादा पैसे लगाते हैं, तो इसलिए वहां पर निर्धनता नहीं है, कम है। पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो भूमि सुधार उपाय करे गए थे, जिसकी वजह से वहां पर निर्धनता कम है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण जो है बहुत अच्छे से किया जाता है। लोगों का जब पेट भरता है तो वो काम भी अच्छे से करते हैं और कहीं ना कहीं गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव निर्धनता क्या है। देखो, मानव निर्धनता का मतलब क्या है। देखो, जब हमने सबसे ऊपर डेफिनेशन देखी थी हमने निर्धनता की, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता होती है उसका अभाव, यानी रोटी कपड़ा मकान का अभाव हुआ तो वो निर्धन कहलाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, और भी सारी चीजें इंक्लूड करी जानी चाहिए। जैसे कि मान लो किसी के पास रोटी है खाने के लिए, ठीक है, और घर भी है बहुत छोटा सा किराए पे अगर उसने ले रखा है, ओके, और एक वक्त की रोटी उसको मिल जाती है और कपड़े भी हैं, पटफटे वगैरह कपड़े हैं उनके पास, तो क्या हम उनको निर्धन नहीं कहेंगे? नहीं, उनको निर्धन कहा जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग मानते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि निर्धनता की जगह हमें मानव निर्धनता का क्राइटेरिया लेना चाहिए, ठीक है। देखो, यही बात लिखी हुई है कि लोग के लिए निर्धनता का आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भूभाग तक ही लागू होता है। जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई उसी के बारे में बता रखा है ये। यह न्यूनतम जीवन के स्तर के विषय पर जोर देता है, परंतु हमारा लक्ष्य उचित जीवन स्तर पर होना चाहिए। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि हमें न्यूनतम जीवन स्तर के विषय पर जोर देना नहीं है, हमें उचित जीवन स्तर पर जोर देना है, ठीक है। अनेक बुद्धिजीवी जो है वो मानते हैं, वो समर्थन करते हैं इस चीज का कि निर्धनता में और भी बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए वो इंक्लूड होनी चाहिए, और मानव निर्धनता पे फोकस किया जाना चाहिए। उसके अंदर उचित जीवन स्तर आना चाहिए, शिक्षा, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको निर्धनता की कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पढ़ते अगर कोई नहीं पढ़ पाता तो वो जॉब अच्छी नहीं पा पाता, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता, और साथ में रोजगार, साफ सफाई, ये कहीं ना कहीं जो है वो इंक्लूड की जानी चाहिए निर्धनता की डेफिनेशन में। आई होप 50 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। मैं आपको बता दूं, सीधा इसी पीडीएफ के अंदर से बनेंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, और बाकी जैसे मैंने बताया चैनल है, मैं दिखा देता हूँ पहले तो, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। ये मेरा भरत कुमार खोरवाल का, ठीक है, ब्लॉगिंग चैनल है। यहाँ पर मैं डेली आता हूँ लाइव, तो यहाँ पर मैं आऊँगा रात को लाइव, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में हमारा मतलब तो और भी है, मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है मेरा, भरत कुमार खोरवाल। और ये जो मेन पॉइंट टैग दिख रहा है ना, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकता है वो, मोबाइल से एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। बाकी जो भी वीडियो है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। एक वीडियो शायद मैं आपके लिए और बना दूं अलग से, जहां पर मैं टिप्स वगैरह दे दूं आपको,
बाकी आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई दिक्कत आई तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या आप रात को लाइव आके मेरे से पूछ सकते हो 12 बजे के बाद, क्योंकि मैं 12 बजे ही लाइव आता हूँ। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो, ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।